नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जितने सिद्धांत और जो विचारधाराएं प्रचलित हैं आज के दौर में, उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। आप लोगों को जैसा मैंने बताया कि बहुत कुछ ही समय पूर्व या कुछ वर्षों पूर्व तक पृथ्वी के बारे में बहुत ऑथेंटिक जानकारी, जैसे उसके निर्माण को लेकर हमारे पास नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिक जैसे आविष्कारों की बात हुई और कुछ तर्क सम्मत बातें इस सारी उस खगोल को लेकर हमारे सामने आने लगी, तो धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी बातें और वैज्ञानिक सत्य सभी हम सबके सामने आने लगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो जिनके बारे में कहा जा सकता है कि जिन्होंने इसकी शुरुआत की सारे विषय की। तो मैं सबसे पहले मैंने आप लोगों से चर्चा की कि जो हमारे यहाँ जो धार्मिक विचार थे वो बड़े महत्वपूर्ण थे और उनके अनुसार जैसे सारी बातों को कहा जाने लगा। लेकिन धीरे धीरे वो सारे विषय बदलते गए और कुछ नई वैज्ञानिक बातें जैसे उनके सामने हमारे सामने आने लगी, और उनका महत्व अपने आप में वैसा ही है कि जैसे किसी भी बात को तार्किक रूप से किस तरह से कहा जा सकता है, वही बात हम सबके सामने आई और उनको क्रमबद्ध रूप से मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। अब तक जितनी बातें थी मैंने आपको बताया कि सारी की सारी जैसे काल्पनिक बातें थी, धार्मिक विषयों से जुड़ी हुई बातें थी, बहुत ज़्यादा जिनके पीछे किसी प्रकार का तर्क नहीं था। और सभी धर्मों का मैंने तो ये भी मानना है कि अपना अपना एक व्यू जैसा था कि और उस पर वो जैसे उसको धार्मिक इस तरह से आधार दे दिया गया कि उस में किसी प्रकार की शोध और किसी प्रकार का नवाचार उन्होंने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। अपने उस फलाने धर्म ग्रंथ में लिखा है वही दुनिया का सत्य, उसके अलावा नहीं। लेकिन वैज्ञानिकता की बात अगर आप हम करते हैं तो वैज्ञानिकता में ये उसका ज़रूरी पक्ष है कि ये ज़रूरी नहीं कि जो आप कह रहे हैं वह सच है, क्योंकि समय के साथ वह सच परिवर्तित हो सकता है, वो बदल सकता है। एक उसमें जैसे कह सकते हैं कि संशोधन की गुंजाइश जैसे रहती है, और तभी वो विज्ञान है, तभी वो प्रासंगिक है। तो ऐसा था। अब इस पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर भी वही सारी बातें हमारे सामने आई हैं। अब सबसे पहले जिस वैज्ञानिक बात करते हम, तो जहाँ पर जैसे इसको लेकर सबसे पहले 1749 में कहते हैं कि जो फ्रांसीसी विद्वान थे बफन, कास्ट दी बफन, उन्होंने 1745 में इस को लेकर बात कही। और इस सारी बात को अपन दो रूप में रख सकते हैं, दो में, जैसे अद्वैतकारी संकल्पना और द्वैतकारी संकल्पना। अद्वैतकारी संकल्पना का यहाँ पर यह अर्थ है कि कोई दो पिंड रहे होंगे तब जाकर ये सारी रचना हुई है, जिसको एक रूप में यूं भी माना जाता है कि जैसे विकासवादी सिद्धांत, जिसमें ये कल्पना की गई कि ग्रह की उत्पत्ति जो है अपने ही तारों से हुई। तारा कोई था, वो उससे निकट से निकला, या तारा टकराया तो उसके विभाजन, जो मूल तारा था उसके विभाजन से उसकी वो हुई। ये तो विकासवादी, जैसे एक ही तारे से सारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी और सारे ग्रहों की उत्पत्ति हुई। द्वैतकारी में दो तारे थे और या दो से अधिक तारे थे और जिनके कारण से वो सारा हुआ। तो इस मामले में सबसे पहले जो
मैं बता रहा था आपका कि सबसे पहले विद्वान जो हैं फ्रांसीसी विद्वान कास्ते दी बफन 1749 ईस्वी में उन्होंने ये कहा कि सौर परिवार की उत्पत्ति का जो जिसको कह सकते हैं कि वैज्ञानिक ये जो प्रयास है वो पहला वैज्ञानिक प्रयास आप कह सकते हैं जिसमें एक तार्किकता के साथ उन्होंने अपनी बात को कही कि उनके अनुसार कि सूर्य के निकट एक विशालकाय जैसे पुच्छल तारा जो था वो निकला, कॉमेट जिसको कहते हैं, हम आया और उन दोनों में भयंकर टक्कर हुई। तो उस टक्कर के कारण से सूर्य से कुछ द्रव्य निकला या सूर्य का जो विभाजन हुआ, टुकड़े हुए, उसी पदार्थ के कालांतर में वो जो टुकड़े निकले उससे, क्योंकि वो तो आगे चला गया तो वे सारे ब्रह्मांड में टुकड़े घूमते रहे, कालांतर में वही सब घनीभूत होकर कठोर होकर ग्रह और उपग्रहों के रूप में बने। और ये पिंड, छोटे पिंड जो थे वो सभी क्योंकि मूल रूप से आपके सूरज से विभाजित हुए थे, तो ये सूरज के आकर्षण के कारण से सूरज के चक्कर लगाने लगे। तो ये सबसे पहली अवधारणा, सबसे पहली बात कास्ते दी बफन ने हमारे सामने रखी और उन्होंने इसको अपने हिसाब से एक बात को समझाने का प्रयास किया। लेकिन कई वर्षों तक ये जो आपकी धारणा थी, ये विचार था जो दुनिया ने माना, 50-60 साल तक चलता रहा कि बफन ने कहा जो ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस की खोज हुई, दूसरे सारे चीज़ों की खोज हुई, तो उसमें एक बात ध्यान में आई कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो जिनके का जवाब बफन के पास नहीं था। वो जवाब नहीं होने में कि आज जो पृथ्वी और सारे ग्रहों के बारे में जो जानकारी है अंतरिक्ष में, उसमें ये है कि सभी जो तारे हैं या सभी जो पिंड हैं वो अपने अपने जिसको कहते हैं निश्चित कक्षा जो है, ऑर्बिट जो है, उसमें भ्रमण करते हैं। आपस में टकराने का तो बहुत कम जैसे बात सुनी जाती है या संभावना है, क्योंकि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरह का है कि वो आपस में टकराते नहीं हैं। तो अब वो जब आपस में नहीं टकराते हैं तो कैसे हुआ? फिर एक बात और है कि सूर्य इतना ज्वलनशील था कि वो टकराए तो जलकर भस्म क्यों नहीं हो गए। वो सारी ऐसे तर्क हैं जो इस बात को कहीं ना कहीं हमारे सामने रखते हैं। दूसरी बात, कई सारे ऐसे धूमकेतु होते हैं जो सूर्य से और कई बार टकराए हैं, लेकिन सूर्य के सामने उनका जो द्रव्यमान है, मतलब उनका जो आकार है, वो इतना छोटा है कि उनके टकराने से सूर्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा माना जाता है। और ये टकराने का जो क्रम है ये ऐसा नहीं है कि उसी एक ही बार हुआ, कई बार से चलता आ रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि उनका कोई जैसे जिसको कह सकते हैं कि बहुत बड़ा प्रभाव सूर्य पर पड़ा हो, ऐसा कभी भी ऐसी घटना नहीं। क्षुद्र ग्रह और जितने भी धूमकेतु हैं उनका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से भी कम है। ऐसे में वो सूर्य को हानि पहुंचा दें या सूर्य से प्रकाश जो पदार्थ निष्कासित होना, ये बहुत मुश्किल है। मतलब पृथ्वी सूर्य के सामने इतनी छोटी है और वो जो धूमकेतु और जो दूसरे कॉमेट टकराते हैं वो तो इतने छोटे हैं कि उनसे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता आलोचना की दृष्टि से, ये भी बात कही जाती है। एक जो अपने को दूसरी बात जो ध्यान में आती है कि जिस तरह से जो क्रम है सारे के सारे सौर परिवार के ग्रहों का, कि जैसे शुरू में छोटे और अंत में छोटे और बीच में बड़े, तो ये इस टकरा कर इकट्ठे होने वाली बात से, जैसे ग्रहों के निर्माण की बात से थोड़ा सा जैसे उसको कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। उसको मैं हमारे सामने एक जिसको कह सकते हैं कि संशय क्रिएट करती है कि ऐसा आखिर, और ये जो क्रम बना हुआ है ग्रहों का वो उससे स्पष्ट नहीं होता है। तो ये एक आलोचना का विषय कालांतर में बड़ा बना और जिसके कारण से इनकी जो बात है वो नहीं मानी गई। दूसरा,
पर्याप्त गति तथा कोणीय संवेग पाया जाता है। सूर्य गति संवेग कम पाया जाता है इसमें, तथा सूर्य से निष्कासित पदार्थों में पर्याप्त हुई है संवेग गति ज़्यादा है उन सब की। इस कारण से वहाँ पर इनका जो जितने भी आपके ग्रह हैं उनका निर्माण हुआ है। सूर्य अपेक्षाकृत कम गति कर रहा है क्योंकि वो बड़ा है, तो जबकि छोटे जो ग्रह हैं वो उनकी गति ज़्यादा है, कोणीय संवेग जिसको कह सकते हैं हम। तो वो जो अंतर है उसके अंतर से ग्रहों का निर्माण हो जाएगा उस गति के कारण से, तो ऐसा थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है। तो ये एक जो कुछ जैसे आपत्तियां थी बफन वाले जो आपका सिद्धांत था, तो ये मैंने आप लोगों के सामने रखा। और ये शुरुआती दौर जिसको कह सकते हैं हम इसका रहा कि किस तरह से उन्होंने एक वैज्ञानिक सोच के साथ, जैसे अब तक तो जितनी बात थी वो सारी की सारी बातें धार्मिक आधार पर और धर्म के आधार पर थी, लेकिन पहली बार जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कोई चीज़ है, कोई चीज़ टकरा सकती है, उसके टूटने से बनता है, समविकीय कोण क्या है, ये कुछ एक वैज्ञानिक तथ्य और बातें धीरे धीरे अब लोगों के सामने आने लगी। ये बात अलग है कि वो बहुत वर्षों तक इस विचार पर सारे लोग चलते रहे, लेकिन जब अगली जैसे जिसमें से कुछ तार्किक बातें आई तो उनके कारण से क्या स्थिति हुई इस के बारे में ये हम अगले वीडियो में आपको मैं जानकारी दूंगा। ये मैं विषय यहीं पर ख़त्म करके कांट महोदय ने जो बात कही है, इसी विचार अद्वैतवादी विचार या विकासशील विचार के जो समर्थक थे, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे।